नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, इस महीने का आखिरी कारोबारी सत्र और इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी कारोबारी सत्र। और भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, करीब करीब 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिले, लेकिन बाजार में पेन शायद आपको ना फील हो। हालांकि है गिरावट, लेकिन इतना ज़्यादा शायद स्ट्रेस ना हो, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन की स्थिति थोड़ी सी बेटर साइड पे मार्केट्स में आपको दिखाई पड़ेगी। दो इंटरेस्टिंग नंबर है। पहला, पिछले 5 महीनों से लगातार जो एडवांस डिक्लाइन था मार्केट्स का, वो टूट रहा था। मार्च एक ऐसा महीना है जबकि एडवांस डिक्लाइन के अंदर एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है, और ये कंसेक्यूटिवली बिकवाली के बाद जो खरीदारी हुई है मार्केट्स में फरवरी महीने के दौरान, ये मार्च महीने के दौरान, वो थोड़ी सी बेटर सिचुएशन में लेकर आ गया है। पहले अगर इसी नंबर को आप नज़र डालेंगे तो इस पूरे महीने के दौरान जो एडवांस डिक्लाइन की स्थिति है, वहाँ पर एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है कंपेरेटिवली पहले के मुकाबले। पहला नंबर। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली लगातार पिछले कई दिनों से चल रही थी, और मार्च महीने में अब से 7 दिन पहले तक एफआईएस ने करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए, 20-25 हज़ार करोड़ रुपए बिकवाली कर दी थी। कल की खरीदारी के आंकड़े के बाद मार्च महीने को अब एफआईएस पॉजिटिव साइड पे सो फार क्लोज कर रहे हैं। ये एक लंबे अंतराल के बाद हुआ। 5 महीने बाद एफआईएस वापस महीने के आधार पर खरीदारी करते हुए दिखाई पड़े, वो भी सिर्फ पिछले 5 दिनों के दौरान। तो ये अच्छी तेजी बाजार में दिखाई है, एडजस्टमेंट कह लीजिए, अदरवाइज कह लीजिए, लेकिन मार्केट में थोड़ा मूड माहौल एटलीस्ट बेटर होता हुआ दिखाई पड़ा है। और मूड माहौल को बेहतर करने के लिए रचित सर भी हमारे साथ मौजूद है। जरा उनसे भी बातचीत कर लीजिए और समझा जाए कि किस तरह के बाजार की स्थिति सो फार देखने को मिल रही है। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ईच पासिंग वीक जब हम मिलते हैं तो निफ्टी के लेवल और बेटर हो जाते हैं। अभी भी अच्छा आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप आ रहे हो, बार बार बाहर आ रही है बाजार में। कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या लग रहा है अभी निफ्टी सेंसेक्स? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, कहीं ना कहीं आज आपने ये जो बात बोली है, अब इसके बाद मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो ऐसा ना हो कि आप ही के स्टेटमेंट पे नजर लग जाए। कारण ये है सर, क्योंकि देखिए हम लोग 22,000 से एक सपोर्ट लेते हुए रिकवरी किए हैं, और जिस तरीके की रिकवरी हुई है ये कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट भी दे रही है। आप देखिए, हमने 23,800 के लेवल पे एक सेलिंग कहीं ना कहीं फेस करी है, प्रॉफिट टेकिंग फेस करी है, और एफआईआईस की तरफ से जरूर बाइंग फिगर्स आए हैं। कुछ कुछ बातें ये भी चल रही थी कि सेटलमेंट बेसिस पे जो गया कल है, येस्टरडे, वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट था एनएवीज को हाई रखने के लिए। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोजीशन हल्की की जा रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक लॉन्ग वीकेंड के लिए। लॉन्ग वीकेंड के बाद जब हम आएंगे, हमारे पास 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे, फर्स्ट और सेकंड के। और सेकंड की रात को यूएस की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स आएंगे, जो उनका एक मसल फ्लेक्सिंग चल रही है टैरिफ को लेके, उसकी तरफ से आप कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट भी इन लेवल्स पे अपनी पोजीशन उसी हिसाब से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। 23,500 एक सपोर्ट था, जिसको मार्केट अभी ब्रीच किया है, मतलब ऑल थ्रू आउट द डे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। बट आप देखिए, हम सेकेंड हाफ में एंटर किए हैं, उसके बाद इस लेवल को ब्रीच किया है। हो सकता है अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा और डाउन साइड देखने को मिले, और किसी भी तरीके से अगर 23,500 के नीचे ही क्लोजिंग हो रही है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपकी जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, जो लॉन्ग साइड हैं, आप जरूर उनको स्क्वायर अप करके जाएं, क्योंकि सेकंड का अनाउंसमेंट तो आने वाला है। बट आपके पास जो 3 दिन की छुट्टी है, वो 3 दिन इंटरनेशनल मार्केट्स की छुट्टी नहीं है। क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं, क्या डेवलपमेंट आते हैं, और उसका कोई इन्वर्स इम्पैक्ट अगर आपको मार्केट में देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 23,500 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, तो ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस को जरूर स्क्वायर अप करके निकलें, और फिर नेक्स्ट वीक से देखें। और नेक्स्ट वीक की जब हम बात करें, क्योंकि हम फ्राइडे पे बैठे हुए हैं, नेक्स्ट वीक की हम बात करें, बहुत ज्यादा ड्रिवन होगी किस तरीके से आपका टैरिफ का अनाउंसमेंट आता है उस पे। उसके बाद एक आप देखेंगे लीन मूवमेंट ही होगा, मतलब एक इंस्टेंट रिएक्शन के बाद लीन मूवमेंट होगा, क्योंकि फिर मार्केट अपने आप को गेयर अप कर रहा होगा नेक्स्ट बड़े इवेंट के लिए। 10 से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन चालू होगा Q4 का, वो डायरेक्शनल मूव देने में ज्यादा दमखम रखेगा। तो अभी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट, या जिस तरीके से ये 23,500 के नीचे मेंटेन कर रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वो लॉन्ग वीकेंड से याद आया, किधर जा रहे हो अच्छे सर?
सर, मैं आ रहा हूँ उस शहर की तरफ जहां आप रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप तो वहां है ही नहीं जहां नहीं आप नहीं। रहते हैं। तो आ तो उसी शहर की तरफ रहा हूँ सर, मगर आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, इस बात का जरूर दुख नहीं रहेगा। तो गुड़गांव आ रहे हो आप? हाँ, गुड़गांव में दिल्ली की साइड ही मूव कर रहा हूँ सर। आई बी अच्छा, लीविंग पोस्ट मार्केट, आई बी लीविंग फॉर दिल्ली। कुछ सामान लेने आ रहे हो या अदरवाइज कोई काम है? नहीं सर, कोशिश तो आपसे मिलने की थी, हाँ। बट थोड़ा धोखा हो गया। और कुछ एक पर्सनल कमिटमेंट्स भी हैं, और लॉन्ग हाँ। वीकेंड भी है सर। इस मार्केट में एक गरीब बनिया जितना कम खर्चा करके शहर छोड़ सके, वो दिल्ली ही दिखता है। तो उस हिसाब से दिल्ली ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, एंजॉय करिएगा, एक्सटेंडेड वीकेंड है, मस्त फैमिली के साथ समय बिताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा बाजार की तरफ और बात कर ली जाए। पहले तो कुछ गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज हलचल देखने को मिल रही है? पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज ओएनजीसी का नाम शुमार है, लंबे अंतराल के बाद वापस आया। टाटा कंज्यूमर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। न्यू एंट्रेंट जियो फाइनेंशियल आज खरीदारी में है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है इंडसइंड बैंक में, श्रीराम फाइनेंस में, एम&एम में, विप्रो में, जहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर मिड कैप साइड पे जहाँ खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है उसमें बीएससी है, आज का स्टार परफॉर्मर है, तो इस पर तो आगे बात करेंगे ही। हिंदुस्तान जिंक एफ&ओ का हिस्सा बन रहा है, वहाँ तेजी है। एनएचपीसी और आईजीएल यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में मिड कैप साइड पे अगर कहीं प्रेशर है तो है पीबी फिनटेक में, मैक्स हेल्थ केयर में, टाटा एलेक्सी में, पेज इंडस्ट्रीज में, जहां पर थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप साइड पे जहां पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें एस्टर डीएम है, एक अच्छी तेजी के साथ आज ये कामकाज कर रहा है। आईजीआई यहां पे खरीदारी है, आयनॉक्स विंड में खरीदारी है, और सीडीएसएल यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर है एजिस लॉजिस्टिक्स में, फर्स्ट क्राई में, अनंतराज में और आईआईएफएल में, जहां पर थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। रचित सर, इन सब में से दो नाम है, एक है ओएनजीसी जहां पर आप क्या व्यू रख रहे हो, और दूसरा एस्टर डीएम, इस पर कम चर्चा होती है लेकिन आज एकदम से स्टार परफॉर्मर बन के निकला है। क्या किया जाए इन दोनों में? अच्छा सर, आवाज चली गई। आई एम सो सॉरी सर, माय जी। बैड। ओएनजीसी के लिए अगर हम देखें सर, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अभी आपको यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड और देखने को मिल सकता है। ये बहुत कंफर्टेबली 262 रुपए लेवल तक का मूवमेंट आपको दिखा सकता है अगर आपके पास पोजीशन है, और ये ट्रेडिंग पोजीशन ही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 262 रुपए के आसपास आए, एक बार आप अपनी पोजीशन जरूर बुक करें। अगर ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट है तो बिल्कुल आप इसमें बने रहें, और नियर टर्म में ही ये आपको 300 रुपए के ऊपर का भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। ओके, और एस्टर डीएम? एस्टर डीएम की तरफ अगर हम नजर डालते हैं, तो एस्टर डीएम में भी आप देखें, अब ये जिस तरीके का मोमेंटम में ये स्टॉक आ गया है, इसको अगर चार्टिकल पैटर्न्स पे देखें तो एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है इन्हीं लेवल्स पे। अगर आपके पास ट्रेडिंग बेट है और आप चाहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर ये 502 के ऊपर मेंटेन करता है तो 528 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखा सकता है। 502 के ऊपर निकलता है तो 528 तक के जोन्स यहां पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत करेंगे आज आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये माध्यम आएंगे। सबसे पहले तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप money9query@tv9.com इस ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक रचित जी के साथ मौजूद रह सकते हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो आप वहां पर भी सवाल पूछिए और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। रचित सर, पहला सवाल आया है नायर साहब की तरफ से। ये इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर ले रखे हैं 1060 रुपए के दाम पे, और दूसरा टाटा एलेक्सी के शेयर ले रखे हैं 6900 रुपए के दाम पे। दोनों ही सिमिलर बिजनेस है, दोनों ही सेम ग्रुप की कंपनी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, अगर इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज ले रखे हैं तो इनके लिए एक स्मॉल सजेशन रहेगा। अभी आप चाहें अगर, क्योंकि आपने हायर प्राइस पे ले रखा है, आपको एक एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट अराउंड 670। वहां पे चाहें तो एवरेज जरूर करें, और एवरेज करके फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अराउंड 760 लेवल्स आपको एक मूवमेंट अगर मिलता है तो वहां पे एग्जिट करें। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अभी आप अगर इसका चार्टिकल पैटर्न देखें, दो बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मूव चार्टिकल पैटर्न नहीं दे पा रहा है क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग है।
बट ये क्लियरली ये मूवमेंट दिखा रहा है कि 795 के ऊपर जाके अगर एक क्लोजिंग करता है तो ही एक नई रेंज के ऊपर ये जाने का मूवमेंट करेगा। तब तक के लिए आप इस रेंज में ये मूव कर रहा है, एक बार ट्रेडिंग करके अपने बाइंग प्राइस नीचे ला सकते हैं। और टाटा एलेक्सी? टाटा एलेक्सी की तरफ अगर हम नजर डालें तो सर इसमें वीकनेस के बहुत सारे कारण भी हैं और अभी ये एक ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखें ये सपोर्ट अपना सर्च कर रहा है 5200 के आसपास। अगर ये इस बार भी 5200 से रिवर्स करता है तो आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट वो भी 5900 तक का ही देखने को मिलेगा। इस केस में एक आपके लिए एडवाइस ये होगा कि 5200 के लेवल पे आप चाहें तो एक बार एवरेज करें और जो एवरेज करेंगे वो 5900 पे डिप्लॉय करें। ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न को फॉलो करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए और फिर देखें आने वाले समय में किस तरीके की एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो टाटा टेक और टाटा एलेक्सी दोनों को लेकर एक राय आपको रचित सर ने दी है, आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर से बिजनेस है और बहुत बढ़िया तेजी एक बारी पहले दिखा चुके हैं, सो अब थोड़ा सा कूल ऑफ होने का ये समय यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। रचित सर, मतलब क्योंकि ये सेगमेंट एक जैसा है, ये दोनों ऑटोमोबाइल को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के कामकाज में है। इसी स्पेस में तीसरी कंपनी है KPIT टेक, जरा उसको भी देखिए कि वहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ कहीं ज़्यादा बेटर है इन दोनों से और उनके क्लाइंट भी इनसे अलग हैं। सो उसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए KPIT टेक थोड़ा सा एक जो फंडामेंटली है वो डिफरेंट कंपनी है। दो इसमें भी आपने देखा होगा लास्ट के क्वार्टर में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, बट 2 साल में जिस तरीके का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी का डेट जिस तरीके से लो है और EPS में ग्रोथ मिल रहा है, ये पर्टिकुलर कंपनी उनसे एक बेटर प्रोपोजिशन बनती है। अगर मार्केट करेक्ट करता है और ये कूल ऑफ करता भी है तो आपको लोअर लेवल्स पे भी मिले, आप वहां पे पोजीशन अपनी बनाने की सोच सकते हैं। 1260 के आसपास आप अपनी पोजीशन बनाएं और फिर आप अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबली ये 1450 रुपए तक का भी लेवल दे सकता है। तो नीचे आए 1260, वहां पोजीशन बना के और अपना आप ऊपर की ओर ट्रेड करें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप और लंबे समय के लिए होल्ड करें तो आपको ये 1600 से 1650 का लेवल भी दिखा सकता है। तो 1600 1650 तक के लेवल्स भी गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो उस लिहाज से भी आप इसको देखिएगा। इसके अलावा आशिफ पटेल साहब पूछ रहे हैं कि BEML में क्या कर सकते हैं। इन्होंने और शेयर खरीदने की इच्छा रखी है, कल का स्टार परफॉर्मर था, कल और रादर लास्ट मिनट एडजस्टमेंट में इसमें मूव में आया था। सो आप कैसे रीड कर रहे हो उसको? सर देखिए बिल्कुल कल भी इसने मूवमेंट अच्छा किया था, आज भी मूवमेंट अच्छा कर रहा है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें। फ्रेश पोजीशंस के लिए मैं आपको एक ही चीज एडवाइस करूंगा, यहां पे ना करें। फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि जिस तरीके की वॉलेटाइल मार्केट सिचुएशन है, अगर आपको ये वापस कभी भी 2640 2660 की रेंज में मिलता है, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। और फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको लेवल दे सकता हूं, ये यहां से एक बार 3600 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिख सकता है। तो 3600 तक के लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज भी ये स्टॉक में बढ़िया मूव आया है, कुछ ऑर्डर्स की खबरें भी आई हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्यूजन फाइनेंस 1000 शेयर हैं 300 रुपए के दाम पे, दीपक तोमर साहब के पास। ये क्या करें इस पोजीशन में, ये इनका सवाल है। सर बाइंग प्राइस क्या बताई इन्होंने खरीदारी का रेट नहीं 300 रुपए पे फ्यूजन फाइनेंस में, आधा हो चुका है। सर आधा हो चुका है और अभी भी फंडामेंटली तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखा रहा है। मैं इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट डिसीजन लेने के लिए बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा अपना मन कड़ा करें और यहाँ पे भी एग्जिट कर ले, क्योंकि ना तो फंडामेंटली कुछ इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है और टेक्निकल्स पे भी ये बेरिश जोन नहीं है, अभी यहाँ पे अपसाइड नहीं दिखता। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे नहीं निकल पा रहे हैं तो एक बार अगर ये आपको 155-58 तक का लेवल्स दिखाए, वहां पे एग्जिट करें और एग्जिट करके किसी बेटर कंपनी में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल अभी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो फिलहाल के लिए आपको एक राय दी गई है कि आप यहाँ पर अगर कोई भी कॉल ले रहे हैं तो कोई भी तेज़ी मिले आप निकलने की कोशिश करिए। वैसे भी सर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे स्टॉक के अंदर तो स्टॉक ऑलरेडी आधा हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कोई स्टॉप लॉस रखना ही होगा। लेकिन अदरवाइज राय यही है कि आप फिलहाल यहाँ बने रहो, कोई भी तेज़ी मिले आप निकल सकते हो।
आगे बातचीत कर लेते हैं। एक सवाल आया है अंबर सिंघा साहब का। इनके पास CDSL और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और जो ये निवेश करना चाहते हैं, ये 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं इन दोनों शेयरों में। आज की तेज़ी जो आई है BSE में, इस तरह की तेज़ी के बाद, या CDSL और बैंक CDSL में जो इस तरह की तेज़ी देखी हमने हाल फिलहाल में, क्या ये सही लेवल है एंटर करने के लिए, पहला? और दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया क्या करें इनमें? सर देखिए, CDSL में अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखें, थोड़ा सा आपको 1300 लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, या अगर बहुत ही प्रिसाइज हो 1289 वो लेवल होगा जहां पे आपको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। 1228 ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। मैं आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ इसको नीचे आता है उसके लिए वेट करने के लिए बोलूंगा। और स्टॉक बहुत उम्दा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट बेटर बार्गेन के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 1100 रुपए के लेवल पे आपको ये देखने को मिले, वहां पे फ्रेश एंट्री लीजिएगा। और अगर आपके पास ट्रेडिंग बेट है, मतलब जो भी हमारे दर्शक हैं जिनके पास ट्रेडिंग बेट है, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि एक बार 1290 के आसपास ये मिले, वहां पे ट्रेडिंग पोजीशन अपनी बिल्कुल एग्जिट करने की सोच सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी चलते ये कूल ऑफ करेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ अगर हम नजर डालें तो अभी टेक्निकल ट्रेंड्स पे तो ये एक बुलिश जोन पे ही है, और मैं समझता हूं अभी आपको फ्रेश एंट्री के लिए 2 लेवल सर इसमें हो सकती है, ट्विन स्ट्रैटेजी हो सकती है। या तो ये 1113 के ऊपर क्लोज करे तो आप फ्रेश पोजीशन बनाएं, क्योंकि उसके बाद एक ये नए अपसाइड के लिए मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो आपको ये यहाँ से 8 रुपए नीचे, 7-8 रुपए नीचे 100 रुपए के आसपास मिले तो वहां पे आप पोजीशन इसमें जरूर बना सकते हैं। तो 7-8 रुपए कहीं नीचे मिले तो एक बार वो पोजीशन बना देते हैं। वैसे भी कंफर्टेबली ज़्यादा PSU बैंकिंग बास्केट जो ज़्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रिया जसरोतिया जी हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और दुबई से मैसेज कर रही हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा रचित सर। रुद्रा अभिषेक एंटरप्राइजेज 328 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आपने कभी नाम सुना है पहले तो? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। आप क्या राय रखते हो, अगर आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो? सर अभी मैं एक्चुअली पहले तो इसको खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, रुद्रा अभिषेक एंटरप्राइजेस स्टॉक तो मिल गया है। और रुद्रा अभिषेक, इसके पहले पूजा पाठ में नाम जरूर सुना था। एक बार स्टॉक भी देख लेते हैं सर। क्या हुआ रचित जी, शॉक लग गया क्या स्टॉक देख के आपको? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा, मेरे सिस्टम को जरूर। 151 रुपए का भाव चल रहा है सर इसका। जी जी जी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, और अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो मैं सरप्राइज सर, EPS में ग्रोथ है, लो डेट कंपनी है। और अब इसको अगर देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम होल्डिंग पैटर्न पे भी नजर डाल दें, अगर आप 2 मिनट दें सर। EPS में ग्रोथ ही रजिस्टर हो रही है। आप देखें 2022, 23 और 24 में भी EPS में ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 68% है। तो फंडामेंटली देखा जाए कंपनी थोड़ा सा अभी जितना अभी तक हम पढ़ पाए हैं, एक साउंड फंडामेंटल्स के साथ ही कंपनी दिख रही है। वर्किंग क्या है मुझे फ्रैंकली नहीं पता है। आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट। अब हम टेक्निकल्स पे आए तो सर सपोर्ट यहाँ पे तो नहीं देखने को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ से 135 रुपए तक का भी मूवमेंट आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप चांसेस लें थोड़ा सा, तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि 135 रुपए, क्योंकि आपने बहुत हायर लेवल्स पे ले रखा है, एंड कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो अभी हम स्टडी तो नहीं कर पाए, बट हाँ बता रहे हैं कि कंपनी ढंग की है। तो आप ये देख सकते हैं कि अराउंड 135 रेंज पे आपको ये मिले, वहां पे एक बार आप एवरेज करें। और ये जो एवरेज करेंगे इसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिया जाएगा 124 का। 135 पे आप एवरेज करके और फिर इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखें सिर्फ इसी एवरेज पे 170 के आसपास। तो ये 3 रेंज है, इस पे एक बार आप अपनी पोजीशन मूव करने की कोशिश करें, और फिर आगे जैसा होता है फिर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। प्रिया जी, ये पहले तो बहुत चला हुआ शेयर था। आप अगर इसके चार्ट्स को उठा के देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि ये शेयर 22 नवंबर 2024 को
186 रुपये का दाम था, 6 जनवरी 2025 को, या महज 1.5 से 2.5 महीने के अंदर ये 150 से 350 हुआ, तो डबल हुआ। और फिर जनवरी 2025 से लेके आज 27 मार्च, 3 महीने के अंदर ये शेयर वापस उस जोन से भी नीचे चला गया जो ये नवंबर में था। तो ज़रा ये पार्ट को आप ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें जो आपको इक्विटी के एडजस्टमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ईपीएस जो रचित सर देख पा रहे हैं वो पिछले 3 साल की है, लेकिन अगर आपको पिछले 8 साल की ईपीएस उठा के देखेंगे तो उसमें आपको कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से वो ईपीएस में इतना बड़ा डाउनग्रेड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अदरवाइज आपको टेक्निकल लेवल बताए गए हैं। इस बाजार में इस समय पर बहुत अच्छे मिड कैप, लार्ज कैप अवेलेबल हैं जो आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप उन विकल्पों को भी देख लीजिए, शायद वो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए एटलीस्ट रिस्क फ्री जोन में लेकर आ जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और बातचीत करने के लिए एक सवाल निहारिका पूनावाला जी का आया है, एल&टी फाइनेंस या जियो फाइनेंस, कौन सा ज़्यादा बेटर है? आपको कौन सा बेटर लगता है? सर देखिए, एल&टी फाइनेंस और जियो फाइनेंस में बहुत क्लियरली आपको जियो फाइनेंस की तरफ एटलीस्ट मेरा इंक्लिनेशन रहेगा, क्योंकि एल&टी फाइनेंस में आप देखें कुछ कुछ प्रॉब्लम इनकी हो रही है, डेट भी बहुत हाई हो रहा है, और दो आप चार्टिकल पैटर्न्स पे देखेंगे तो एक सेंस ऑफ रिवर्सल जरूर दिखा रहा है, और आपने देखा होगा सर लास्ट वीक से ही इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। बट हमने कितनी बार देखा है ये मूवमेंट जो है ये फिजल आउट हो जाता है एट अराउंड 160 लेवल्स। और लॉन्ग टर्म में भी अगर मैं आपको बोलूं तो जियो फाइनेंस का जिस तरीके का बिजनेस सेटअप है, जिस तरीके की पेडिग्री है, और जिस तरीके के वो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, मेरी समझ से, क्योंकि आपने लेटली सुना होगा सर इंश्योरेंस बिजनेस में भी अलियांस के साथ उनका टाई अप की बातचीत बहुत आगे बढ़ रही है और सारी चीजें हो रही है। देयर पर्टिकुलर conglomerate of business that they're trying to build in finance is way superior to L&T finance. I would suggest हर फॉल पे आप जियो फाइनेंस में ही ध्यान दें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चलिए, तो जियो फाइनेंस ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली एल&टी फाइनेंस के। अब बातचीत करने के लिए प्रबल हमारे साथ मौजूद है मेहसाणा गुजरात से। प्रबल जी नमस्कार। प्रबल सर सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया पर। अब ये भी आपने शायद कम सुना होगा, हाल की ही लिस्टिंग है, सितंबर 2024 में इनका आईपीओ आया था और WCIL के नाम से आमतौर पे मिल जाता है। अगर बीएससी कोड आप चाह रहे हैं तो उसका बीएससी कोड रहेगा 544258। तो रचित सर कुछ राय रखते हो आप इस पे? सर देखिए, इसके आईपीओ के टाइम पे तो हमने कुछ कुछ चीजें इसके बारे में देखी थी और कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी थे, बट आप देखिए जिस तरीके से अभी ये नीचे चले ही जा रहा है, मैं समझता हूँ ये कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल आपको तभी दिखाएगा जब एक बार ये अराउंड 104 के ऊपर बंद होता है। और अगर हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखें तो कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी तो नहीं लग रही हैं, दो वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट सर इसमें मतलब इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, टिल द टाइम इट डजंट क्लोजेस अबव 104 और 108 कोई अपसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से नीचे जा रहा है और लोअर लो बना रहा है, मेरी ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको बोल सकूं कि आप इसको एवरेज करें। तो इसमें एक दो ही चीजें हैं, या तो आप इसको अगर होल्ड ही करना चाहते हैं तो लेट्स वेट फॉर द साइन ऑफ रिवर्सल, अदरवाइज अगर आप थोड़ी हिम्मत करके यहां से एग्जिट करके और कोई और बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी पे मूव कर सकते हैं, दैट विल बी मोर एडवाइजेबल। टेक्निकल फंडामेंटल दोनों तरीके से वीक ही दिख रहा है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही आधार पर फिलहाल ये वीक दिखाई पड़ रहा है। सो कहीं भी तेजी मिले आप एग्जिट करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। एक सवाल बाला गौतम साहब का तरफ से आया है, इनके पास ओरिएंट पेपर के शेयर हैं 40 रुपये के दाम पे और ऑल कार्गो के शेयर हैं 70 रुपये के दाम पे, क्या करा जाए इनमें? देखिए, पहले हम देख लेते हैं ओरिएंट पेपर में क्या करना चाहिए और दूसरे साइड में ऑल कार्गो भी खोल देता हूं। आज मुझे लग रहा है सर मेरा सिस्टम तो वीकेंड मूड पे पहले ही आ गया है। अब पहले हम देख लेते हैं सर, ओरिएंट पेपर 23 रुपए का भाव चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आप देखें एक 22 रुपए के आसपास ये एक अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है, चाहे
तो ये एक बार 22 रुपए पे एवरेज करें, और जो ये 22 रुपए पे एवरेज करेंगे उसको एग्जिट के लिए 30 रुपए का भाव अपना बना के चलें। जो 22 रुपए में ये एवरेज करेंगे उसका एक स्टॉप लॉस ये जरूर लगा के चलें एट अराउंड 19 रुपए। तो ये एडवाइस रहेगी इनको फॉर द टाइम भी इसको ट्रेड करने के लिए। और साथ साथ जो दूसरा इनका नाम था उसमें ऑल कार्गो। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, सर इसमें आप देखिए 28 रुपए का भाव इनका चल रहा है, और इन्होंने बाइंग प्राइस बताई है इसकी आपको। इन्होंने बाइंग प्राइस तो मेंशन की थी करीब 71 रुपए पे। 71 रुपए पे इनकी बाइंग प्राइस है सर, ये भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही है। अब मतलब ये तो ही हैज प्रैक्टिकली इरोडेड द कंप्लीट सेट ऑफ कैपिटल। या तो ये एक काम करें, चलिए ऑल कार्गो में मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ना स्टॉप लॉस और लगा ले, मतलब जहां तक ये देख लिया है इन्होंने, एक बार 25 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा ले, और अगर वो भी ब्रीच हो जाता है, बट फिर कैपिटल कितना सा बचता है, बट जीरो होने से बेटर है 25 रुपए के लेवल पे एक ही अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर रिवर्स करता भी है तो सर 33 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं करता तब तक कोई बेटर मूवमेंट नहीं दिखेगा आपको। 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर लें, और 33 के लेवल्स पे आए तो एग्जिट करके कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। ये अभी परफॉर्म करता हुआ बिल्कुल भी नहीं लगा। चलिए, जयदास साहब पूछ रहे हैं कि रचित सर गर्मी तो काफ़ी बढ़ गई है लेकिन एनटीपीसी क्यों नीचे आ रहा है? इनकी खरीदारी 345 रुपए के दाम पर और 420 का लेवल, क्या एनटीपीसी छुएगा? अच्छा सर, गर्मी तो बढ़ गई है लेकिन एनटीपीसी चलेगा, यूनाइटेड ब्रिवरीज चलेगा? सर देखिए, पहले एनटीपीसी चलेगा क्योंकि एनटीपीसी का जो पावर कंजम्पशन है वो पावर कंजम्पशन होके ही एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है, जिसके बाद यूनाइटेड ब्रूअरीज का आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर पाएंगे। अगर एनटीपीसी नहीं चला तो आपको वो जगह नहीं मिलेगी जहां यूनाइटेड ब्रूअरीज का प्रोडक्ट कंज्यूम हो। मैं समझता हूं आप कंफर्टेबली एनटीपीसी को होल्ड करें, और एनटीपीसी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप इसको मेंटेन करें, और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आपको 380 442 तक का लेवल ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। डू नॉट वरी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता ना कि गर्मियां आई और एकदम से शेयर का भाव बढ़ने लग जाएगा। गर्मियां आई हैं, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, रेवेन्यू फिगर्स में भी दिखेगा, धीरे धीरे करके ये अपना मूवमेंट उस तरीके से करेगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस पोजीशन को होल्ड करें। तो अदरवाइज और कोई नाम जो आपको लग रहा हो कि हाँ गर्मी में चलने चाहिए? सर देखिए, गर्मी में एनटीपीसी चलना चाहिए, टाटा पावर चलना चाहिए, और इनफैक्ट अभी सर हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं तो एक और चीज भी अभी आई है गवर्नमेंट की तरफ से। देयर इज एन एक्सपेक्टेशंस कि पुराने एसीज को देके नए एसीज अगर आप लेते हैं विद 5 स्टार रेटिंग तो उसमें कुछ इंसेंटिव की बात हो रही है। इफ दैट थिंग वर्क्स तो मैं समझता हूं आपको जितनी भी एसी कंपनीज हैं उनमें एक मूवमेंट, अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो इस खबर पे और उन पे आप नजर बना के रख सकते हैं, जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, इन पे आप थोड़ा नजर बना के रख सकते हैं। चलिए, तो अगर गर्मी आती है तो ये शेयर, ये सेक्टर, इनमें थोड़ी सी हलचल होते हुए दिखाई पड़ी है, जरा नजर रखिए। गर्मी वैसे भी बढ़ रही है, बात सच है। इसके अलावा एक सवाल आया है रोहिणी मित्तल जी का। इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 1222 रुपए के दाम पे खरीदारी है और बाय करने की इच्छा रख रही हैं। किस भाव पर इन्हें खरीदना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही उम्दा प्राइस पे बाय किया है, और मैं समझता हूं आप उसी प्राइस के आसपास के लेवल का वापस सा इंतजार कर लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप एक सिंपल कंसेप्ट देख लीजिए, 1325 रुपए के ऊपर अगर 2 से 3 दिन ढंग के वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेगा तो ही ट्रेजेक्टरी बदलेगा। टिल दैट टाइम ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप एक मध्यम अवधि से लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो जरूर ये 1200 रुपए के आसपास आपको मिले, वहीं पे और लीजिएगा। और हम ये भी मान लें एज अ केस ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत हफ्तों से हम इसकी बात कर रहे हैं, कि इसी वीक में आपको 1325 के ऊपर, जो कि मुझे नहीं लग रहा है होता हुआ, बट अगर क्लोजिंग करता है और 200 दिन ट्रेड करता है तो वहां पे भी आप फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इन लेवल्स पे आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इन लेवल पे आप फिलहाल कुछ मत करिए, लेकिन नीचे कहीं मिल जाए तो आप एक बार को जरूर ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है, बस अब प्राइस इज द एरिया जिसको आपको देखना है, तो आप थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं बातचीत करने के लिए प्रयागराज। हमारे साथ राजकुमार जी वहाँ पे मौजूद हैं। राजकुमार जी नमस्कार।
नमस्कार सर। नमस्कार राजकुमार जी, क्या हाल है पहले तो आपके और नमस्कार प्रयागराज सर। के? सर हाल बढ़िया है। अब ठीक है प्रयागराज की स्थितियां पहले से? जी 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 सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास इरेडा के 500 शेयर है, 215 के भाव पे। ठीक है, सर क्या करूं? कितना समय आप दे सकते हो इसे राजकुमार जी? सर पैसा मान लीजिए जैसे डबल हो जाता है उतना 7-8 साल 10 साल दे देंगे समय, लेकिन मेरा डबल के चक्कर में लगाया था पैसा। 430 रुपए का लेवल आप ढूंढ रहे हो, राइट? नहीं जी 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 हाँ, तो यानी कि आज 162 रुपए है, तो यहाँ से कम जी 3 गुना शेयर को और होना चाहिए। जी 5-6 साल तो दे देंगे सर। चलिए, तो क्या करना चाहिए? रचित सर, 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है, करीब करीब 1,20,000 करोड़ या 1,30,000 करोड़ की मार्केट कैप तक ये वेट कर सकते हैं। क्या करें इसमें ये? सर इनके पास टाइम भी अच्छा है और बट सर एक्चुअली एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए कभी भी ना स्टॉक को भाव को ऐसे एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं बाय करना चाहिए। आपके पास समय अच्छा है, आप बिल्कुल इसको होल्ड करें, आपको अपसाइड भी दिखेगा। बट यहां से ये बोलना क्या ये 430 रुपए का मूवमेंट दिखाएगा, बहुत मुश्किल है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और मैं करंट लेवल्स को देख के ही आपको एक चीज बता सकता हूं। जिस तरीके से अब ये मूव कर रहा है, अगर ये 190 रुपए के ऊपर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 240 रुपए तक का मूवमेंट और उसके ऊपर अगर हम देखें तो 300 रुपए तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बट जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड करना चाह रहे हैं आप बने रहें, प्रोबेबिलिटी है अगर वर्किंग इसी तरीके से चलती रही तो आपको वो भाव भी देखने को मिल जाएगा। बट टाइम प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। टाइम सजेस्ट करना मुश्किल है। राजकुमार जी देखो, आप बाजार में पैसा डालिए, उम्मीदों के साथ डालिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई अपने आप को बांधिए नहीं इस लिमिट में कि 3 गुना होगा तभी मैं निकलूंगा, 1.5 गुना होगा तभी मैं निकलूंगा। हो सकता है 10 गुना होने वाला हो, आप 3 ही में निकल जाएं। सो आप बने रहिए, कंपनी अच्छी है, जैसे जैसे ग्रोथ आती जाए वैसे वैसे अपने फैसले लेते रहिए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो है कैस्ट्रॉल को लेकर। गौरव जी का एक सवाल आया है, इनके पास 232 के रेट पर शेयर है और ये रिसेंटली अपना डिविडेंड एक्स देने के बाद से ही इसका टॉप बन गया। अभी क्या किया जाए इसमें? देखिए सर ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि कैस्ट्रॉल का टॉप बन गया है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और मैं समझता हूँ आप अगर हम चार्टिकल पैटर्न्स पे देखें 222 के ऊपर जैसे ही ये आपको क्लोजिंग देगा आपका मूवमेंट थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखेगा और उसके बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 245 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये नहीं बोलेंगे कि मूवमेंट खत्म हो गया, बट हाँ थोड़ा सा टाइम है, मार्केट के साथ ये मूव नहीं कर रहा है। बट कैस्ट्रॉल के लिए मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर कि चाहे आईसीई इंजन हो चाहे ईवी हो, किसी भी किस्म की ऑटोमोटिव हो, कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स उसमें जरूर काम आते रहेंगे। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बने रहें और आपको लंबी अवधि में ये अच्छा रिटर्न भी छोड़ के जाए। वो मुझे लग ही गया था कि दिल के करीब है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका मोमेंटम रुक जाए। लेकिन हाँ, कैस्ट्रॉल पे अदरवाइज नियर टर्म टॉप बन गया, ये चलिए एक थोड़ा बेटर वर्ड है। लेकिन अभी आप फिलहाल बने रहिए और हर तरह के इंजन्स में ये इस्तेमाल भी होता है। इनफैक्ट इंजन नहीं, अब तो ये उस पर भी इस्तेमाल हो रहा है ना, जो जितने भी डेटा सेंटर बन रहे हैं उसके लिए भी कैस्ट्रॉल काम काज कर रहा है, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर इनके लिए हो सकता है। तो खाली पहले ऑटोमोबाइल था, अब तो ये बाकी काम काज के अंदर भी आने लग गया है। सर इसीलिए मैंने आपको बोला कि आईसीई में भी ना आप देखेंगे इनके बहुत ज्यादा जो कूलेंट्स और लुब्रिकेंट्स वगैरह हैं वो अब अच्छे से कंज्यूम होने लग गए हैं। और डेटा सेंटर की जो आपने बात करी सर बिल्कुल सही है, डेटा सेंटर में भी ये काम आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में मतलब मैं आपको एक ऐसी बात बोल रहा हूँ जो थोड़ी सी अभी इतनी रिलेवेंट नहीं लगेगी, बट हम जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कूलिंग सिस्टम्स जो हैं उनमें भी इनके जो कूलेंट्स हैं वो कंज्यूम होंगे। हम अपने जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसमें आपको ग्रेजुअली ये चीज इंप्लीमेंट करनी ही होगी। जैसे कि बाहर के देशों में आपने देखा होगा वो हीट के लिए एक प्रोटेक्शन तैयार करते हैं अपने बिल्डिंग्स के अंदर, हमें कूलिंग के लिए करनी पड़ेगी। उसमें भी आप देखिएगा इनके प्रोडक्ट का कंजम्पशन आपको अच्छा होता हुआ दिखेगा। कूलेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड तो वैसे ही बढ़ रही है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, डेटा सेंटर हो, ह्यूमन हो, सबको ही कूलेंट प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत पड़ रही है इस समय। तो
आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, विनय जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास पारस डिफेंस के शेयर हैं करीब 1173 रुपए के दाम पर और टेस्टी बाइट के 14,000 रुपए के दाम पर। दोनों ही में कम चर्चा होती है। इनफैक्ट टेस्टी बाइट तो लोएस्ट इक्विटी वाले स्टॉक्स में से एक है। तो क्या राय रखते हो आप? टेस्टी बाइट पे 14,000 रुपए के दाम पे खरीदारी है और दूसरा पारस डिफेंस में, ये शायद पुरानी खरीदारी होगी जब ये एक तरफा तेजी दिखा के गया था ऊपर। आप क्या रखते हो दोनों में? सर देखिए, पारस डिफेंस अभी वैल्यूएशन टर्म्स में तो अपना करेक्शन थोड़ा सा बढ़ाता हुआ दिख ही रहा है और अभी हो सकता है इनको ये यहाँ से भी एक बार नीचे का लेवल टच करता हुआ दिखा दे अराउंड 850। बट क्योंकि अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखा है तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि इनको वेट करना होगा। एक बार 1140 के ऊपर मेंटेन करेगा, उसके बाद इनको अपने भाव भी आते हुए दिखेंगे और थोड़ा सा अपसाइड करीबन 1500 रुपए तक का भी दिखा सकता है। इसके लिए अगर इनको ट्रेडिंग पोजीशन बनानी हो एवरेज करने के लिए तो मैं एक छोटी सी चीज सजेस्ट करूंगा, 840 लेवल्स आए वहां पे एवरेज करें और जो आप 840 पे एवरेज करेंगे उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा 760 और उसके लिए आप जो एग्जिट देखेंगे, जो एवरेज का एग्जिट होगा वो 1120 रुपए के आसपास आप इसमें आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एक सवाल आया है, मतलब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुब्रतो जी मौजूद हैं जमशेदपुर से। सुब्रतो जी नमस्कार। नमस्कार सुब्रतो सर। सर आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ सर बोलिए। नमस्कार सुब्रतो जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सेनको लिया हुआ 700 का 100 शेयर। ये आपने खरीदारी किस भाव पे किया? ठीक होगा, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, अभी इतना नीचे आ गया, क्या कर रहे हैं थोड़ा बताइए। रुके तो नहीं सुब्रतो सर, ये आपकी खरीदारी कब की है? ये हम खरीदारी किए थे जब स्प्लिट नहीं हुआ था, 50 शेयर लिए थे 1400 में। ओके, तो आपने स्प्लिट से पहले लिए थे तो आपके नंबर ऑफ शेयर 2 हो गए और डबल हो गया और शेयर 1400 से घट के 700 रुपए हो गया, राइट? जी जी जी। ओके, और उसके बाद वो एक्चुअल में सेनको में बिकवाली आई और वहां से लगातार नीचे आता चला गया। अभी आप कितना समय दे सकते हो उसको? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कुछ, हम लेकिन इसको कम से कम मतलब 70% पैसा आ जाए तो हम निकल जाए। देखो सुब्रतो सर, कभी भी शेयर बाजार में जब पैसा डाला जाता है इस उम्मीद में नहीं डाला जाता कि हमारी कॉस्ट में बच जाए हमारे लिए। देखिए ये रिस्क हमेशा रहता है बाजार में उतार चढ़ाव का, लेकिन ठीक है, फंस गया तो क्या ही कर सकते हैं। रचित सर क्या किया जाए? सेनको गोल्ड। हाँ हाँ सुब्रतो सर, कुछ कह रहे हो आप? अब बोल रहे कि हम रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर साल भर भी रुकना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं, फंस गए इसको तो क्या करें? सर साल से तो ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि ये चला भी एक तरफा था, तो अब एक तरफा चला है तो अब एक तरफा ठंडा भी हो रहा है। मतलब एक शेयर को अगर आप वैसे देखोगे तो ये शेयर 200-300 रुपये से चलता चलता 700 रुपये गया, 800 रुपये तक गया रादर, और 800 से टूट के वापस वहीं आए खड़ा हो गया। सो रचित सर क्या किया जाए? इनके पास ऊपर के लेवल के हैं, अब बहुत ज़्यादा विकल्प तो है नहीं, लेकिन अभी क्या किया जाए इन पोजीशन में? सर जिस तरीके से मैं इनको समझ पा रहा हूँ, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ये किसी भी कंडीशन में एग्जिट करने के बिल्कुल भी मूड माहौल में नहीं दिखते हैं, तो वो बात इनको नहीं बोलना ही सही रहेगा। इनके लिए सर एक छोटा सा एडवाइस रहेगा कि 254 लेवल्स पे अगर आता है वहां पे एक बार एवरेज कर ले और एवरेज करने के बाद जो ये पर्टिकुलर एवरेज करेंगे उसका एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होगा, बट 238 का रहेगा। 238 के स्टॉप लॉस के साथ 254 पे एक बार अपनी एवरेज पोजीशन बनाएं और जो एवरेज ये बनाएंगे उसके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी 330 के आसपास ढूंढें। ऐसे करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। ये बहुत लंबा समय लेगा अभी इंप्रूव होने में। मतलब आप ये मान के चलिए जिस तरीके का चार्टिकल पैटर्न है और मूवमेंट ये दिखा रहा है, अच्छे भाव आने में इसमें कम से कम 3 से 4 साल का टाइम होराइजन तो इनको वेट करना ही पड़ेगा। तो सुब्रतो सर थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको थोड़ा बीच बीच में ट्रेड करके अपना कॉस्ट नीचे लाओ, जहाँ आपको मौके मिले वहाँ आप निकलते चलो, थोड़ा पैसा वहाँ से कवर हो, कॉस्ट नीचे आ जाएगी, फिर आप कहीं भी तेज़ी मिलकर एग्जिट कर सकते हो। तो वो एक विकल्प आपके सामने अभी भी एज ऑफ नाउ खड़ा हुआ है। इसके अलावा अमरनाथ सिंह साहब का एक सवाल आया है। इनके पास वोल्टैम्प के शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 6500 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और प्रीमियर एक्सप्लोजिव के शेयर हैं, 400 शेयर हैं, 338 रुपये के दाम पे। करना क्या चाहिए इन दोनों में?
अच्छी खासी करेक्शन आई है वोल्टैम्प में भी और वैल्यू वाइज भी बेटर दिख रहा है, आपकी राय? सर अभी मेरे पास प्रीमियर खुल गया, एक बार प्रीमियर के लिए बता देता हूँ, फिर वोल्टैम्प पे अपन चले जाते हैं। देखिए प्रीमियर पे आप देखें टेक्निकल ग्राउंड्स पे थोड़ा सा अभी भी डाउन ट्रेंड पे दिखा रहा है, बट वैल्यूएशन इस करेक्शन के बाद थोड़ा ठीक होता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूँ ये अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है एट अराउंड 330 लेवल्स। और अगर ये चाहें और हायर लेवल्स पे इन्होंने ले रखा है तो ये करीबन 328 330 के पास मिले, वहां पे एवरेज करें और एवरेज करके जो ये नीचे वाला एवरेज होगा 380 के आसपास आए, वहां पे उसको एग्जिट करें। क्योंकि इसमें अगर हम ब्रेकआउट का देखेंगे, ब्रेकआउट कब आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि 455 रुपए तक का जो रेंज है, थोड़ा सा वाइड रेंज है, क्योंकि इसने चार्टिकल पैटर्न्स पे गैप भी उस तरीके से क्रिएट किया है। जब उसके बाद ये मूव करेगा तो ही ये एक बुलिश ट्रैजेक्टरी पे जाएगा, तब तक ये ऐसे करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वोल्टैम्प की तरफ अगर हम देखें तो वोल्टैम्प अब एक चार्टिकल पैटर्न्स पे तो बहुत कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, बट करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर मिल रहा है। और इनके एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, यहां से नीचे अगर इनको 6400 के आसपास, सर आई एम सो सॉरी मैं इनकी बाइंग प्राइस भूल गया, क्या बाइंग प्राइस 6500 के आसपास 6500 की बाइंग प्राइस है, फिर तो इनको कुछ भी नहीं करना है, फिर इनको होल्ड करना है और आराम से इनको आने वाले समय में, मतलब मैं आपको बोलूंगा मध्यम अवधि में इनको 8400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और वहां तक के लिए अगर ये होल्ड करना चाहें तो बिल्कुल होल्ड करें, आने वाले समय में इनको ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो आप फिलहाल के लिए बने रहें वोल्टैम्प में। वैसे भी नंबर्स अच्छे हैं इस कंपनी के, ऐसा नहीं कि नंबर ख़राब है, बहुत बढ़िया कंपनी है और अच्छे देशों में कंपनी एक्सपोर्ट भी है। जिस कैटेगरी में कंपनी कामकाज करती है उस कैटेगरी में कंपनी अपनी नई कैपेसिटीज़ को ऐड भी कर रही है। सो आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हो वैसे भी। इसके अलावा रचित सर आपके एक बड़े फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं आदित्य जी, ये आपसे एक अशोक लेलैंड को लेकर सवाल पूछना चाह रहे हैं और आपके फेवरेट यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं है सर, आइशर मोटर पे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। 5437 रुपये में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, तो क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड में और आइशर मोटर में? सर पहले तो मुझे ये बताइए कि ये डिफाइन ही कहाँ हुआ कि यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरा फेवरेट स्टॉक हो गया। हम बात करते हैं क्योंकि सवाल दर्शकों के आते हैं सर, मैंने तो कभी कहा ही नहीं वो मेरा नहीं, मैं फेवरेट। तो ये भी डिफाइन कहाँ है रचित सर की आइशर मोटर आपका फेवरेट है? गैस वर्क वो भी था, गैस वर्क ये भी है और वो सही हो गया, वो नहीं हुआ। खैर अशोक लेलैंड और आइशर मोटर। बिल्कुल सर, अशोक लीलैंड में इन्होंने प्राइस आपको कुछ बताई है कहाँ इन्होंने? देखिए अशोक लेलैंड में नहीं खरीदारी है करीब 216 रुपए पर और 5437 रुपए के दाम पे आइशर मोटर में खरीदारी है। देखिए अशोक लेलैंड पे सर आपने भी एक कवरेज करी थी न्यूज की, उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था और अभी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखिए 204 रुपए के आसपास ये सपोर्ट दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, बट कितने टाइम तक ये सपोर्ट रहता है इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ लुकिंग एट द चार्टिकल पैटर्न्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एक बार अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 198 रुपए तक के मूवमेंट के लिए। अगर वहां पे इनको देखने को मिलता है तो ये बिल्कुल अपनी वहां पे पोजीशन बनाएं और 198 रुपए में जो पोजीशन बनाएंगे उसको 210 पे डिप्लॉय करें। ऐसे करके ये अपनी प्राइस नीचे लेकर आ जाएं। अगर ये मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे जब इस कंपनी की वर्किंग भी इंप्रूव होगी और जो अभी इश्यूज चल रहे हैं, यूरोप से ये एग्जिट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने अभी 6400 करोड़ रुपीस जनरेट भी किए हैं प्लेज करके, एसएमएल इसूजू को लेने की भी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक बार ये सारी न्यूज सेटल हो जाए इनको 235 से 240 का भाव भी इसमें देखने को मिल सकता है, तो इस रेंज में ये ट्रेड करें, इनके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। अब हम आइशर मोटर्स पे आ जाते हैं, तो देखिए आइशर मोटर्स पे अभी एक कवरेज भी आया था कि इनका जो सारा का सारा अभी वॉल्वो के साथ टाई अप चला है वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है और अभी इनका जो नया लाइनअप है वो भी बहुत एक्साइटिंग है और उसमें मैं समझ रहा हूँ इनकी मोटरसाइकिल सेल्स और इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। आपकी बाइंग प्राइस के बहुत पास चल रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से होल्ड करें और जैसे जैसे आने वाले क्वार्टर्स में आपको नंबर देखने को मिलेंगे
ये बहुत कंफर्टेबली आपको 58-60 तक का लेवल दिखा सकता है, होल्ड करें और चाहें तो उन लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट करें। तो आप थोड़ा फिलहाल तो बने रहे कहीं, लेकिन आपको नीचे मिले तो आप फर्दर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई हार्म नहीं है इसको ऐड करने के लिए भी। सुज़लॉन में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं राजन राठौर साहब, क्या सही एंट्री है? सर देखिए, मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बोलूंगा। सुज़लॉन हम इतनी बात कर चुके हैं, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक रेंज में है और बहुत टाइम से एक रेंज में है। 50 रुपए 51 रुपए डाउन साइड की रेंज है, 58 रुपए 60 रुपए ऊपर की रेंज है। अगर आप चाह ही रहे हैं इसमें पोजीशन बनाना, तो फिर आप ये 50-51 रुपए आए, बट आप वो पोजीशन को अगर रखते भी हैं तो 59-60 तक का मूवमेंट ही मिलता है। सिमिलर पैटर्न आपने देखा होगा सर, एनएचपीसी ने भी दिखाया था बहुत टाइम तक, अब उसने ब्रेकआउट किया है। तो अगर आप उस तरीके को कोई अपॉर्चुनिटी इसमें भी देख रहे हैं और आपके इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो 50-51 रुपए के आसपास मिले वहां आप इसमें एंट्री करिएगा। इन लेवल्स पे एंट्री एडवाइजेबल नहीं है। तो इन लेवल्स पे एंट्री एडवाइजेबल नहीं है फिलहाल, आपको कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रणनीति आप वहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है पवन अग्रवाल साहब का, ये अपार इंडस्ट्रीज़ लेकर बैठे हैं 6700 रुपये के दाम पर। अच्छी कंपनी है लेकिन चली एक तरफा थी, तो अब एक तरफा बिकवाली भी आ रही है, क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, टेक्निकली थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू कर सकता है, और अगर हम देखें वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर यहाँ पे देखने को मिल गया है। अभी सर जो चार्टिकल पैटर्न्स पे हम देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा है एट अराउंड 52-70। अब इसमें इन्होंने क्योंकि हायर लेवल पे ले रखा है, तो मैं इनको एक चीज एडवाइस कर सकता हूं कि 52-70 52-60 के लेवल के आसपास मिले, वहां पे एक बार ये कोशिश कर सकते हैं एवरेज करने की, और जो एवरेज ये करेंगे उसके लिए ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 4980 का। 4980 के नीचे अगर ये जाता है तो और ये डाउन साइड दिखा सकता है, जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है, बट क्योंकि एक सेफ्टी नेट हम साथ लेके चलना चाह रहे हैं, इसलिए ये चीज एडवाइस होगी। और जो आप ये एवरेज करेंगे अराउंड 6300 आपको ये लेवल्स दिखाए, उस एवरेज वाली पोजीशन से आप बाहर निकलें, ऐसे ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस आप नीचे लेकर आ सकते हैं।